भारतीय टेलीविजन में पहली बार आप एक ऐसा शो देखने जा रहे हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। मकान खरीदना हो या बेचना, ये जिंदगी के सबसे अहम फैसलों में से एक होता है। आप में से ज्यादातर लोग अपनी जमा पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा इसमें लगाते हैं। तो प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी, उसके बारे में आपको पुख्ता जानकारी हम यहाँ देंगे, देश के सबसे बड़े जानकारों के साथ। यही नहीं, वो सारे सरकारी फैसले जिससे प्रॉपर्टी बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं, वो सारी बातें जिनसे इलाकों के दाम घटते बढ़ते हैं, पानी, बिजली, सड़कों का हाल, मेट्रो कहाँ जाएगी, यानी हर वो चीज जिससे आपकी प्रॉपर्टी पर असर पड़ता है, वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीषा नटराजन और अंग्रेजी के प्रॉपर्टी शो से मैं बाहर निकलकर अब लाई हूं आपके लिए हिंदी में प्रॉपर्टी इंडिया। और सबसे पहले नजर आज क्या क्या है खास शो पर। ट्रेडर्स के दबाव में आई सरकार, 1995 का रेंट कंट्रोल एक्ट लिया वापस। गाजियाबाद और मोहाली कहां खरीदे मकान, ग्रेटर नोएडा और जयपुर में कहां हैं निवेश के बेहतर मौके। अगर बारिश का पानी नहीं बचाया तो नहीं बचेगा पानी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर एक खास रिपोर्ट प्रॉपर्टी इंडिया की। दिल्ली का बरसों पुराना रेंट कंट्रोल एक्ट बदलने की तैयारी हो रही है। आजादी के बाद दिल्ली में नौकरी के लिए आए लोगों की सुविधा के लिए यह कानून बना था। फिलहाल 3,500 से कम किराया दे रहे दुकानदारों का सालाना किराया 10% से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। सवाल यह है कि क्या दुकानदारों के विरोध के बाद यह कानून लागू हो पाएगा? धूल में लिपटे शटर को देखकर प्रदीप कुमार खन्ना को अपने और अपने लिए काम करने वाले 10 और लोगों के परिवारों की चिंता सताने लगती है। 1934 में खन्ना साहब के दादा ने यहाँ पर फर्नीचर की एक दुकान खोली थी। 1961 से वो खुद इस दुकान में काम करते आ रहे हैं। अपनी इस दुकान के नामी गिरामी खरीदारों में वो कई अंग्रेजी सरकार के अफसरों के साथ साथ नई दिल्ली की कई इमारतों को खड़ा करने वाले सोबा सिंह का जिक्र करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज वो 77 साल बाद अपनी दुकान से बाहर हो गए हैं, क्योंकि सरकार ने किसी जमाने में उन्हीं के फायदे के नाम पर बनाया था दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में ये कोई प्रावधान होता कि भी जैसे जैसे आप किराया बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपकी प्रोटेक्शन भी बढ़ रही है, आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो भी अगर बढ़ रही है तो फिर किराए बढ़ गए होते। जब हम 1934 में 66 रुपये किराया दे सकते हैं तो आज भी हम अच्छा किराया दे सकते थे, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। दिल्ली का रेंट कंट्रोल कानून खास तौर पर आजादी के बाद यहाँ अपनी आजीविका कमाने आए लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। कोशिश ये थी कि वो वाजिब किराया देकर दुकान और मकान ले सकें। फिलहाल जो भी किराएदार 3,500 रुपए से कम किराया दे रहे हैं, उनको इस रेंट कंट्रोल एक्ट की तरफ से सुरक्षा मिली हुई है। कनॉट प्लेस दुनिया के सबसे महंगे कमर्शियल रियल एस्टेट में से एक है। ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं है कि यहाँ के मकान मालिक चाहते हैं कि उन्हें ऐसा किराया मिले जो उनके हिसाब से जायज़ हो। लेकिन ये जो झगड़ा एक मकान मालिक और किराएदार के बीच में लंबे समय से चला आ रहा है, वो तभी खत्म होगा जब सरकार इन पुराने कानूनों को एक बार फिर से देखेगी। वक्त के हिसाब से ये कानून पुराना हो चुका है और सरकार ने जब इसे बदलने की कोशिश में 1995 में नया कानून तैयार किया तो दिल्ली में कई व्यापारियों को ये नागवार गुजरा। खास तौर पर उनको जो कुछ 100 रुपए का किराया भले ही दे रहे हो, लेकिन सालों पहले इन दुकानों की पगड़ी भी दे चुके हैं। लेकिन इस दिल्ली रेंट एक्ट की चक्की में कई मकान मालिक पिस रहे हैं। हरिओम अग्रवाल चांदनी चौक के इस कटरा तंबाकू की कई दुकानों के मालिक हैं, लेकिन इन दुकानों के किराए से उनके घर का खर्च नहीं चल सकता। उनके साथ बैठे ब्रिजमोहन का भी यही हाल है। किराया 100-125 रुपए से लेकर करीब 400 रुपए महीने तक मिलता है, जो कि किसी काम का नहीं है, उनसे कुछ होता ही नहीं। उस टाइम मंदा था,
उस टाइम लोग आते नहीं थे, उस टाइम इसलिए इतना किराया था। आज किराए की पोजीशन अलग है। आज जो करंट में किराया है उसका करीब किराया समझो उससे तो कम से कम भी 50 गुना फालतू है। 10 से 15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये महीना किराया आना चाहिए, जिसका क्या कुछ नहीं है। 500, 400, 600 रुपये, 100 रुपये से लेके इस तरीके से, इससे ज़्यादा नहीं आता। तो आखिर मकान मालिक और किराएदार के बीच इस रस्साकशी का हल क्या है? क्या 18 साल तक एक कानून को दबाकर बैठी सरकार चुनावी साल में वोटों की चिंता में कदम उठा रही है, या सरकार के दरबार में मकान मालिक और किराएदार दोनों की फरियाद सुनी जाएगी? नई दिल्ली से कैमरामैन जगदीश प्रसाद और प्रेम सिंह के साथ अंजलि इस्टवाल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वक्त के हिसाब से ये कानून पुराना हो गया है, पुराना ही नहीं बहुत ही पुराना हो गया है। प्रॉपर्टी प्राइसेस अगर आप देखिए किसी भी मार्केट में, कनॉट प्लेस हो या चांदनी चौक हो या करोल बाग हो, जो पुरानी दिल्ली के बारे में हम सोचिए और देखिए कहाँ ट्रेडर्स होते थे, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन जो टेनेंट्स हैं वो अभी भी प्रोटेक्टेड हैं और लैंडलॉर्ड्स को, मकान मालिकों को काफ़ी कम रेंट देते हैं। लेकिन क्या वाजिब है क्या नहीं, इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ है नीरज कुमार, पार्टनर डीएसके लीगल, रोहन शर्मा, सीनियर मैनेजर रिसर्च एंड रियल एस्टेट इंटेलिजेंस सर्विस, जोन्स लैंग लसाल, और प्रवीण खंडेलवाल, सेक्रेटरी जनरल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, दैट्स कैट। प्रवीण जी, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, मकान मालिक या किराएदार, कौन है इसमें बेचारा? देखिए, इसमें बेचारे जैसा तो कोई शब्द नहीं है। हमारी स्टोरी से तो यही लग रहा है कि दोनों कह रहे हैं कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है। देखिए, क्या है कि वास्तविकता को हट करके हम बात करते हैं। कुछ इस तरीके से पेंट किया जा रहा है कि इस पूरे मामले में किराएदार विलेन है और एक बड़ी जगह 400-500 फुट की प्राइम प्रॉपर्टी 300 रुपये में वो यूज़ कर रहा है। वास्तव में ऐसा नहीं है। 1950 में या उस वक़्त जब ये प्रॉपर्टी टेनेंसी पर ली थी तो उस समय इस प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू थी वो पगड़ी के रूप में मकान मालिक को दी गई थी और नॉमिनल किराया 10, 20, 30 रुपए का रखा गया था। अब आकर के वो किराया बढ़ करके 300-350 रुपये हो गया। तो जब किराया 350 रुपये हो गया तो मेरे पास ये चार्ट मौजूद है कि यदि 1950 में 30,000 रुपये मैंने पगड़ी के दिए तो 2013 में ये 19 करोड़ 66 लाख रुपए मेरे बनते हैं सरकार के फार्मूले के हिसाब से 5 साल में दुगना करने पर।